सोचो एक पल के लिए, अगर आज रात कोई तुम्हारे घर में घुस आए, तुम्हारी सारी संपत्ति छीन ले, तुम्हें अपना नौकर बना ले और फिर कहे कि ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? यही ठीक ठीक हुआ था हमारे इस देश के साथ, लेकिन इस देश ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। ये कहानी है उस लंबे संघर्ष की जो पूरे 200 साल तक चला। ये कहानी है उस आग की जो करोड़ों दिलों में सुलगती रही। ये कहानी है उन शहीदों की जिन्होंने अपनी जान देकर हमें सांस लेने का हक दिलाया। आज मैं तुम्हें इस पूरे सफर में शुरू से आखिर तक ले चलूंगा। बात उस वक्त की है जब भारत को पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। 17वीं सदी का भारत, मुगल सल्तनत का आखिरी दौर। देश में दौलत थी, बाजार थे, व्यापार था। हिंदुस्तान की रेशम, मसाले और हीरे जवाहरात पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप के व्यापारी इस सोने की खान तक पहुंचने के लिए बेताब थे। इसी लालच में साल 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी को भारत से व्यापार करने की इजाजत दे दी। नाम था उसका ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू में ये सिर्फ एक साधारण व्यापारिक कंपनी थी, कुछ अंग्रेज व्यापारी, कुछ जहाज और मसालों की तलाश। लेकिन तुम जानते हो ना, लालच की कोई सीमा नहीं होती। 1608 में अंग्रेजों का पहला जहाज सूरत के बंदरगाह पर लंगर डालता है। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें व्यापार की इजाजत दे दी। बदले में कंपनी ने कुछ उपहार दिए और कुछ वादे किए। यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी चाल। कंपनी धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जमाने लगी। सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता, एक एक करके कंपनी ने अपनी चौकियां बना ली। फिर आया वो मोड़ जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। 1757 का प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई असल में मैदान में शुरू होने से पहले ही तय हो चुकी थी। कंपनी ने नवाब के अपने सेनापति मीर जाफर को पैसों का लालच दिया। मीर जाफर ने अपने नवाब के साथ गद्दारी कर दी। जब युद्ध के मैदान में तोपें गरजीं, तब मीर जाफर की सेना चुपचाप खड़ी रही। सिराजुद्दौला हार गए। उस दिन के बाद बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये पूरे भारत पर कब्जे की शुरुआत थी। अगले कुछ दशकों में कंपनी ने एक एक करके पूरे भारत को अपने पंजों में जकड़ लिया। टीपू सुल्तान, जो अंग्रेजों को शेर जैसी चुनौती देते थे, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में शहीद हो गए। उनकी आखिरी बात आज भी हवाओं में गूंजती है, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मराठा साम्राज्य, जो एक समय पूरे भारत में फैला हुआ था, टुकड़ों में बंट गया। अवध, हैदराबाद, पंजाब, एक एक करके सब ढहते गए। कंपनी ने एक ऐसा हथियार चलाया जो तलवार से भी ज्यादा धारदार था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब अगर कोई राजा बिना बेटे के मर जाए तो उसका राज्य कंपनी का हो जाएगा। गोद ली हुई संतान भी नहीं गिनी जाएगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव ने एक पुत्र गोद लिया था, लेकिन जब वे चल बसे तो अंग्रेजों ने कहा, यह गोद लिया हुआ बेटा राजा नहीं बन सकता, झांसी अब हमारी है। रानी लक्ष्मीबाई ने जवाब दिया, जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और फिर आया वो तूफान जिसकी चिंगारी एक छोटी सी अफवाह से भड़की। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में हिंदुस्तानी सिपाही थे। उन्हें नई एनफील्ड राइफलें दी गईं। उन कारतूसों पर अफवाह फैल गई कि गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, मुसलमानों के लिए सूअर हराम था। यह खबर आग की तरह फैल गई। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। ये बगावत सिर्फ कारतूसों की नहीं थी, ये 200 साल की घुटन का भयानक विस्फोट था। मंगल पांडे की ललकार, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, बहादुर शाह जफर का आखिरी संघर्ष, सब एक साथ उठ खड़े हुए। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, हर तरफ बगावत की लहर दौड़ गई। लेकिन ये क्रांति जितनी तेज उठी, उतनी ही बेरहमी से कुचल दी गई। अंग्रेजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां वे एक गुमनाम कैदी की तरह मर गए। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते करते शहीद हो गईं। वे घोड़े पर बैठी, तलवार हाथ में लिए अंत तक लड़ती रहीं। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन उसने आजादी का बीज बो दिया। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। अब भारत ब्रिटिश क्राउन का ताज का हीरा बन चुका था। इसी दौर में भारत में एक नई पीढ़ी जन्म ले रही थी, पढ़ी लिखी, जागरूक और सवाल पूछने वाली। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में यह सिर्फ एक मंच था जहां नेता ब्रिटिश से विनम्र निवेदन करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज बुलंद होने लगी।
बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन लाल बाल पाल की जोड़ी ने देश में नई आग जलाई। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया। यह आंदोलन एक साफ संदेश था, हम झुकने वाले नहीं हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका से एक पतला दुबला चश्मा लगाए सादे कपड़ों वाला इंसान भारत लौटा, मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 में जब वे भारत आए तो पहले से ही सत्याग्रह का हथियार लेकर आए थे। गांधी का मानना था कि अंग्रेजों को उनके अपने नैतिक सिद्धांतों से हराया जा सकता है, बिना हिंसा के, बिना तलवार उठाए। वे गांव-गांव घूमे, किसानों की तकलीफें देखीं, मजदूरों का दर्द महसूस किया। 1917 में चंपारण में नील किसानों के लिए सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हजारों लोग जमा थे। जनरल डायर ने गोलियां चलवानी, निकासी का कोई रास्ता नहीं था। लोग कुएं में कूदने लगे। उस दिन जो खून बहा उसने हर भारतीय का दिल बदल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। स्कूल छोड़ो, नौकरियां छोड़ो, अदालतों का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़े जलाओ। लाखों लोग उठ खड़े हुए। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में हिंसा हुई तो गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा, हिंसा के रास्ते पर चलकर हम वही बन जाएंगे जिनसे हम लड़ रहे हैं। इसी समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नौजवान अलग रास्ता चुन चुके थे। वे मानते थे कि जुल्म का जवाब जुल्म की भाषा में ही दिया जाना चाहिए। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका। बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 1930 में गांधी फिर एक अनोखे आंदोलन के साथ आए, नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को 78 साथियों के साथ साबरमती से दांडी तक 390 किलोमीटर पैदल चले। 6 अप्रैल को समुद्र का पानी उठाकर नमक बनाया। पूरे देश ने नमक बनाना शुरू कर दिया। ये छोटी सी मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों ने बिना पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने विरोध किया। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को नई जान दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। झांसी रेजिमेंट की बहादुर महिलाएं भी उनके साथ थीं। 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। नारा था, करो या मरो। अंग्रेजों ने लाखों को जेल में डाला, हजारों को मार डाला, लेकिन आग बुझ नहीं पाई। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन टूट चुका था। 1946 में ब्रिटिश सरकार को मानना पड़ा कि भारत को आजादी देनी होगी। लेकिन फिर शुरू हुई विभाजन की दर्दनाक कहानी। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच सत्ता की खींचतान के बाद तय हुआ कि देश 2 टुकड़ों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान। 14-15 अगस्त 1947 की रात, जब पूरा देश जश्न मना रहा था, गांधी बंगाल में दंगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। लाखों लोग घर जमीन छोड़कर खून खराबे के बीच भाग रहे थे। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराया। जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया। आधी रात के वक्त जब दुनिया सो रही होती है, भारत जीवन और आजादी की नींद से जागेगा। उस रात करोड़ों दिलों में खुशी और आंसू दोनों थे। खुशी 200 साल की गुलामी खत्म होने की, और आंसू उन लाखों शहीदों के लिए जो ये दिन देखने के लिए जी नहीं सके। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वो अनगिनत अनजान चेहरे जिनका नाम इतिहास की किताबों में नहीं लिखा, उन सब के बलिदान का फल है वो तिरंगा जो आज भी लहराता है। जब तुम सुबह उठते हो और बिना किसी डर के अपने विचार बोल सकते हो, ये आजादी है। जब तुम किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी भाषा में बोलते हो, ये आजादी है। जब तुम वोट देते हो और अपना नेता चुनते हो, ये आजादी है। ये सब मुफ्त नहीं मिला, इसकी कीमत लहू से, जवानी से और जिंदगियों से चुकाई गई है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी की कद्र करें, इसे मजबूत बनाएं, और जब भी कोई इसे कमजोर करने की कोशिश करे, हम सब एक साथ उठ खड़े हों। क्योंकि आजादी तब तक जिंदा रहती है जब तक उसके हिफाजत करने वाले लोग जिंदा हैं। ये देश उन लोगों ने नहीं बनाया जो बस जी लिए, इसे बनाया उन लोगों ने जो इसके लिए जिए और मरे। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर इन शहीदों की कुर्बानी ने तुम्हारी आंखें नम कर दी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। ये लाइक बस एक क्लिक नहीं, उन शहीदों को एक श्रद्धांजलि है।
अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही इंस्पायरिंग किस्से आगे भी आते रहें तो हुलसी एक्सप्लेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो। भारत माता की जय। जय हिंद।